प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसका पार्ट 1 आज देखेंगे, सेट 1 देखेंगे। और दोस्तों यह टोटल जो है 9th और 10th के बेसिस पर रहेगा दोस्तों यह सेट। और दोस्तों आप लोग सेट लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि अब समय नहीं है। रोज़ दिन आप लोग 2 से 3 सेट जरूर लगाइए दोस्तों, और जितना सेट लगाइएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है। तो जो ध्वनि तरंग होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। और ध्वनि तरंग जो होता है ना, ध्वनि तरंग में पोलराइजेशन नहीं होता है, यानी ध्रुवण जो नहीं होता है, या किस में होता है, प्रकाश में होता है, ठीक है, प्रकाश में होता है। तो प्रकाश तो जो होता है ध्वनि से अगर कहा जाता है कि इसमें अंतर कैसे पहचानते हैं, तो ये पोलराइजेशन से, ध्रुवण से ही इसमें दोनों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में अनाज वगैरह के उत्पादन में करते हैं, ठीक है। ओलेरीकल्चर में सब्जी के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्मीय ऊर्जा का चालन होता है। तो ऊर्जा का चालन जो होता है ना, तीनों माध्यम में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में चालन से होता है, द्रव और गैस में संवहन से होता है, ठीक है। गैस में आप उससे मान सकते हैं कि विकिरण से भी होता है, ठीक है। यानी चालन, संवहन और विकिरण से, तीनों माध्यम से। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि उष्मीय ऊर्जा का जो चालन होगा केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, तीनों में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने भारत के मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। मगध के किस शासक ने भारत के मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक कौन था। तो बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक बहार खां नुहानी था, बहार खां नुहानी था। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि जो मान सिंह था वह अकबर का सेनापति था, तो इसको बिहार का राज्यपाल अकबर ने ही नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है। तो मंदार पर्वत, दोस्तों बिहार से भी रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेगा दोस्तों यहाँ बिहार पुलिस में, और पूछता ही है बिहार पुलिस, चाहे वो बिहार दरोगा हो। तो यह जो मंदार पर्वत है वह बांका जिला में है, बांका जिला में है। अगला प्रश्न है कि बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक स्पेशली बिहार के लिए क्वेश्चन हो गया, तो यह शिलभद्र याजी के द्वारा किया गया था। ऐसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब जानते हैं दोस्तों, जब लोहे में जंग लग जाता है ऑक्सीजन और नमी के कारण, तो क्या होता है, लंबे समय तक इसका क्या होता है, वजन बढ़ता ही रहता है। अगला प्रश्न है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह एवोगाड्रो का संख्या कहलाता है, एवोगाड्रो का नियम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है। तो दोस्तों जो सब महंगी महंगी जो धातु होती है, जैसे सोना हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है, रेडियम हो जाता है, ये सब क्या होता है, उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोना हो जाएगा। सोना का संकेत Au होता है, इसको लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में राज्यसभा की प्राथमिक भूमिका क्या है। भारतीय संसद में राज्यसभा की जो प्राथमिक भूमिका है वह क्या है। तो यह है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह आर्टिकल 63 में बताया गया है। और जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वो अनुच्छेद 65 के तहत करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो भारत में संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी नया सरकार जब बनता है तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, क्या करता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करने की अनुमति देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संसदीय अस्थायी समितियों की प्राथमिक भूमिका क्या है। भारत में संसदीय अस्थायी समितियों की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो यह है बिलों की समीक्षा करना और संशोधन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है, साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अगर इसमें कोई स्पेसिफिक लगा रहता है कि 2/3 3/4, तो
अभी जो एनडीए की सरकार थी इससे पहले, अभी जो फिर नया बनी है, उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अगर ऐसा रहता तो क्योंकि आपके पास बहुमत था नहीं, फिर भी आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो याद रखिएगा इसमें साधारण बहुमत मतों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में विपक्ष के नेता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो भारतीय संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका जो होती है, विपक्ष की पार्टी या गठबंधन का नेतृत्व करना। जैसे अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति इकाई जो होती है ना, वह पीसीयू होती है, पीसीयू। और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। मस्तिष्क जो दिमाग कहा जाता है वह सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है सर्वाधिक पोल यानी ध्रुव पर होता है। और इसका मान जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, कभी कभी इसका 10 मीटर भी कहीं कहीं दे देता है मीटर स्क्वायर, या 9.8 मीटर स्क्वायर याद रखिएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश का प्रश्न जितना सेट लगाइएगा, मान लीजिए कि आपका इंग्लिश कमजोर है, सेट लगाते लगाते आपको जरूर 2 से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। व्हाट डज द आइडियम्स, यानी आइडियम्स का आपको क्या बनाना है, मुहावरा का जो आपको बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है। द बेल इज इन योर कोर्ट, द बेल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाएगा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और डिसीजन इज नाउ योर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिनोनिम में बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस बताना है कि आपका पर्यायवाची शब्द मिस्टीरियस का क्या होगा, तो हो जाएगा इनिग्मेटिक हो जाएगा, इनिग्मेटिक हो जाएगा, इनिग्मेटिक। अगला प्रश्न है कि आपको प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें एप्रोप्रिएट यानी सुटेबल आपको बताना है कि कौन प्रीपोजिशन आएगा। दे लिव डैश या ब्यूटीफुल हाउस, तो दे लिव इन घर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज पैसिव वॉइस, इसमें से बताना है कौन है, तो दे विल ऑर्गेनाइज द इवेंट नहीं है, द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, यह आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। बाद बाकी ऑप्शन सभी जो है एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डज द आइडियम्स बर्निंग द मिडनाइट वाइल मीन्स होता है रीडिंग अ स्टोरी, रीडिंग नहीं वर्किंग लेट इनटू द नाइट हो जाएगा, वर्किंग लेट इनटू द नाइट इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्किंग लेट इनटू द नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटोनिम बताना है, यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है। लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा होता है, द टीनी मतलब छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटोनिम ही है कि ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कवर्डली हो जाएगा, डरपोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपाउंड सेंटेंस में से बताना है कि कौन सा है, तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है दोस्तों। आप जानते हैं संयुक्त, जो हिंदी में जानते हैं कि संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, 2 वाक्य को जोड़ा जाता है, वहीं कंपाउंड सेंटेंस इसमें बोल रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस देखने से ही आपको लग रहा है कि आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट द सम ग्रोसरीज, ठीक है, मैं दुकान गया और कुछ अनाज खरीदा, ठीक है, राशन का सामान खरीदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में कुकी क्या है, तो वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में जो कुकी होता है ना, छोटी टेक्स्ट फाइलें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना भारतीय सीमा के भीतर ही हो जाता है, यानी निकलता भी भारत से ही है और जाके गिरता भी भारत में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है, भारत में ही और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु या तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जबलपुर जो है नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जबलपुर है या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मिट्टी अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो भारत की मिट्टी जैसे पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, तो यह 8 भागों में बांटा गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, तो भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा ज्वारीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यह सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, तो 1857 का सिपाही जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो हुआ था क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई। यह दीनबंधु मित्र है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, किसकी जीवनी है? तो प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले इस गीत को 1896 ईस्वी में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, रहीमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट प्रश्न है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कुका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था, राम सिंह कुका के नेतृत्व में इसको संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। था पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। नवजागरण, भारत का नवजागरण राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था समाचार चंद्रिका किया गया था, समाचार चंद्रिका यह राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन इसमें से सिमिलरली बुझाता है कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, वहीं पर शिवाजी भी ऑप्शन में रहता था, याद रखिएगा अष्ट प्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला एक उदाहरण है, कोयला जो है कोयला एक तलछटी उदाहरण चटाने का उदाहरण है, कोयला एक तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से रॉटरडैम जो हो जाएगा ना, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह नीदरलैंड में, याद रखिएगा नीदरलैंड में। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछ दे तो रॉटरडैम है, और कहाँ है? तो नीदरलैंड के दक्षिणी होलैंड शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निचला अलास्का किस देश का हिस्सा है? निचला जो अलास्का है किस देश का हिस्सा है? तो हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका का है, क्योंकि इसको रूस से ले लिया था अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश मापने के लिए कूलम का प्रयोग करते हैं, जबकि धारा मापने के लिए एम्पियर का करते हैं। विभव मापने के लिए बोल्ट का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए ओम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बिंदु जहां प्रकाश की सीधी किरणें या तो अभिसरित होती है अभिसारी लेंस के लिए, या अपसारी होती दिखाई देती है अपसारी लेंस के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो इसको केंद्र बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा लेंस किनारों की तुलना में केंद्र में अधिक मोटा होता है? कौन सा लेंस किनारों की तुलना में केंद्र में अधिक मोटा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए जो समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम था एस तारापोर समिति, एस तारापोर समिति। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड करता है, और भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वह नीति आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मापन कौन सी संस्था करती है? भारत में बेरोजगारी का मापन कौन सी संस्था करती है? तो यह करती है एनएसएसओ करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस प्रदेश सरकार की योजना है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, और इसको 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वी आकार की आर्थिक रिकवरी से क्या आशय है? तो वी आकार के कर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इसको समझने का है कि कोई देखिए जो आप शेयर मार्केट में जो देखते होंगे तो क्या होता है, पहले क्या है ये देखिए दोस्तों, घट रहा है फिर जाके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पहले बढ़ा फिर घटा फिर जाके क्या हुआ, रिकवरी कर लिया। तो ऐसा परिदृश्य जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने के बाद पुनः समान स्तर पर आ जाता है, उसी को वी आकार की आर्थिक रिकवरी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। हिंदी जो 10 क्वेश्चन पूछेगा न्यू सिलेबस में, आपको 10 में से 8 या 9 जरूर करना है, यानी आपको टारगेट रखना है दोस्तों कि 10 में 10 जरूर आए हमको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गमन का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का एक युग्म शुद्ध नहीं है, तो आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन सनातन, यही आपका क्या हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द क्या होगा। निर्भीक मतलब उसको कोई डर नहीं है, तो कायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुना का पर्यायवाची, सुना का पर्यायवाची क्या है, तो सुना का पर्यायवाची जो होगा वह क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चा का पर्यायवाची, तो बच्चा का पर्यायवाची शिशु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध इसमें से बताना है। इसमें से शुद्ध है कि भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये गलत है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, यही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में शुद्ध वाक्य से आपको पहचाना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई, बड़ी, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण जो होता है, तो दोस्तों अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, रिचुएशन नाम तालु, च आ गया तो दोस्तों यह तालु इसका सही हो जाएगा, और लिटुएशन नाम मूर्धा, और जब आ जाएगा ट आएगा तो मूर्धा से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध और व्यंजन के उच्चारक में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर जो है जो छोटी ई है या दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का करते हैं जिसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान, तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है यह अम्लीय होता है, तो 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है कि देवदार वृक्ष अधिक उगता है, देवदार जो वृक्ष है कहाँ अधिक उगता है, तो यह पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में उगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो एसबीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, सीधे पूछ देगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत को कम करने के लिए, मतलब उसको रक्षा करने के लिए है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को क्या किया गया था, मिलाया गया था, ठीक है। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किए गए पीएम किसान HI चैटबॉट किसान ई मित्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो किसान ई मित्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों का समाधान करने में किसानों की सहायता करना। अगला प्रश्न है कि चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होगा। चौथे नदी उत्सव कार्यक्रम का मुख्य विषय यानी थीम आपको बताना है क्या है, तो इसका थीम रखा गया है यमुना नदी ही रखा गया है, तो उसको स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के साथ होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस वर्ष सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करने वाला है, तो यह भारत करेगा 2027 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के 16 निर्मित अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिम्बेक्स नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में कौन से 2 देश भाग लेते हैं, सिम्बेक्स तो भारत और सिंगापुर लेता है। और पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया था ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस सॉन्ग को 2023 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, तो यह किया गया था नाटू नाटो को किया गया, और यह फिल्म था RRR यानी RRR का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि RRR के डायरेक्टर कौन थे, तो SS राजामौली, याद रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो यह तुषार मेहता बहुत दिन से है, याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसका जो थीम रखा गया है वह रखा गया शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, और जो
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 21 सितंबर को मनाया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है अनुच्छेद जो पूछ दे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हेल के निर्देशक के रूप में किसे ने कार्यभार को संभाला है, तो यह तजिंदर गुप्ता ने संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना है, तो यह SBI लाइफ को चुना है। अब नेक्स्ट 10 प्रश्न है मैथ्स का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 5450 को 12.5% दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो कितने वर्ष में यह ब्याज इतना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या पूछे, 8175 रुपये आपका ब्याज हो कितने वर्षों में हो जाएगा, तो यानी मिसधन हो गया। तो 8175 में से 5450 घटाएंगे तो ये आपको क्या आएगा 2725। यह 2725 आया गुना 100 बटा में मूलधन 5450 गुना 12.5%। काटेंगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से 50। अब 50 को 12.5 से काटेंगे तो 4, यानी 4 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी की संख्या बढ़ जाएगा, तो यह अनुपात 8, 11, 14 हो जाता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 2x, 3x, 4x ये तो हो जाएगा। तो क्या करना है कि इसमें से 2 अनुपात को किसी को ले लेना है, तो 2x + 12 बटा 3x + 12 बराबर यहाँ अनुपात 8/11 कर लेना है। यहीं पर आप करिएगा तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो 162 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मौसा 99 है, तो जो मौसा दिया रहता है तो संख्या जरूर होगा दोस्तों। तो मौसा आपका 99 कह रहा है, तो मान लीजिए कि संख्या 99 x हो जाएगा या 199 y हो जाएगा। तो याद रखिए कि दोस्तों यहाँ संख्या बराबर क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में लौसा गुना मौसा होता है। ठीक है, तो गुना 99 यहाँ से आप निकालिएगा तो 396 और 693 इसका सही ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 6 को 9 लिख देंगे। ठीक है, 6 को 9 लिख देंगे। 6 को 9 जो हो जाएगा उसमें से इतना क्या करेंगे, घटा लेंगे तो आ जाएगा 86, 43, 57 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 ट्रेनें जिसकी लंबाई 152.5 और 157.5 है, तो दोनों को क्या करेंगे, विपरीत दिशा से आ रहा है तो जोड़ देंगे, आप बटा में 9.3 से भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या हो जाएगा 157.5 आप प्लस 152.5 बटा में 9.3 गुना में 18/5 कर देंगे, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न चिन्ह के मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो इसका जो अनुपात निकालिए यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज निकाले घटा लेंगे तो 1 इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a² + b² + c² बराबर ab जोड़ bc जोड़ ca दिया हुआ है, तो aq जोड़ bq जोड़ cq - 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये फॉर्मूला पर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रण के 60 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण जिसमें से 1 और 2 के अनुपात में हो को प्राप्त करने के लिए और कितना पानी मिलाएंगे, तो और पानी मिलाने के लिए 60 लीटर और पानी मिलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक फॉर्म में 5 मुर्गियाँ, 4 बकरियाँ और 8 घोड़े हैं और कुछ किसान भी थे। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 52 अधिक है तो किसानों की संख्या हो जाएगा, किसान की संख्या 11 आ जाएगी। उसको बनाइएगा दोस्तों, नहीं बनेगा टेलीग्राम पर बना के डाल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है और 5:3 अनुपात बनाने के लिए 5:3 में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, घोल में मिट्टी के तेल में मूल मात्रा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिए 3 है तो 3x कर लीजिए, आप प्लस 16 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर करिए 5 बटा क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदलेंगे तो यहाँ 25 में से 9, 16x बराबर क्या 16 3 48, यानी x का मान आ जाएगा आपको 3, x का मान 3 आ जाएगा। तो प्रारंभिक में 5 मिट्टी का तेल था तब 15 हुआ, लेकिन दोस्तों जब 16 लीटर इसमें से पेट्रोल के साथ बदल दिया गया तो उसमें भी कुछ तेल की मात्रा रहा होगा। तो क्या करेंगे 15 आप प्लस 16 में क्या करेंगे 5/8 तेल का मात्रा निकालेंगे, क्योंकि बाद में तेल है तो तेल का मात्रा निकालने के लिए 8 दूना 16
5 दूना 10 यानी 25 लीटर क्या होगा, 25 लीटर घोल में मिट्टी का तेल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।